Hello friends, welcome back. So yes, we are starting our पार्ट 2 ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके टाइप्स क्या हैं और बैलेंस इन करेंट अकाउंट क्या है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट क्या है. एंड वी हैव सीन all of this very briefly, and very briefly we have discussed all these things, and we understood that how it affects any economy, how it affects trade surplus, trade deficit and trade equilibrium. So ये सब हम लोग देख चुके थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, so please go and check out the first part of this video. And now let's continue the second part. So yeah, before starting the video, just to remind you that please do subscribe our channel and hit the notification bell, so that you will get the notifications of any upcoming video. एंड जनरली ये मैं बीच में बोलती नहीं हूँ, बिकॉज टॉपिक के बीच में बोलना सही नहीं है, बट स्टिल कर देते कभी कभी, बीच में हो जाना चाहिए, बीच में बोल देना चाहिए. ओके, सो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम ऑफ आरबीआई. तो ये एलआरएस स्कीम क्या है आरबीआई की, ये अभी न्यूज़ में भी थी कुछ टाइम पहले, बिकॉज इसमें अभी जो इनका इंटरेस्ट होता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट होता है एक्चुअली जो आरबीआई लगाती है, वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, उसको 20% कर दिया है. एंड यहाँ पे इन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस के साथ साथ जो हमारे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थे उनको भी इंक्लूड कर दिया है, पहले वो इंक्लूडेड नहीं थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है रेमिटेंसेस स्कीम, एलआरएस क्या है. फिर इसके बाद हम लोग रेमिटेंसेस को भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये कैसे हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए. Okay, so let's roll to the first topic of this video. Okay, so under this scheme, means this LRS scheme of RBI, all resident individuals including minors are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year for any permissible current or capital account transactions or a combination of बोथ. इसका मतलब ये है कि इस स्कीम के अंदर, ये जो एलआरएस स्कीम है, इसके अंदर कोई भी रेसिडेंट, एनी इंडिविजुअल रिजाइडिंग, जो कहीं बाहर रह रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वो वहाँ पे अर्न कर रहा होगा. नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बंदा यहाँ से अगर वो बाहर फॉरेन में जाता है तो वो किसी पर्पस से जाएगा ना, तो वो वहाँ पे कुछ काम कर रहा होगा, वहाँ पे अर्न कर रहा होगा. तो जो भी वो अर्न कर रहा है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, मतलब इंडिया में रह रहे हैं, तो वो वहाँ से उनको पैसे भेजेंगे. तो वो पैसे भेजेंगे, तो ये जो स्कीम है एलआरएस, ये सारी इन चीज़ों को कवर करती है और ये रेमिटेंसेस को कवर करती है. तो इसमें जो इनका ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2.5 लाख इन्होंने रखा हुआ है, यानी 2,50,000 इन्होंने रेमिटेंसेस स्कीम रेमिटेंसेस लिमिट रखा हुआ है, जो कि यूएस डॉलर में है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये कितना इसका लिमिट है, राइट. अब बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है, बैलेंस ऑफ विजिबल्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. तो हम लोगों ने कैपिटल में देखा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रहता है, राइट. कितना इंपोर्ट है और कितना एक्सपोर्ट है, तो उससे हम लोगों ने देख लिया था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने ये कवर कर लिया है. इफ़ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लो आप. सो क्या है, ये जो करेंट अकाउंट है, यहाँ पे विजिबल्स और इनविजिबल्स होते हैं. वी हैड सीन दिस ऑल्सो, बट यहाँ पे येट फॉर्मूला के तौर पे हम लोगों ने नहीं देखा था, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया है. तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट जो है वो इंक्लूड करता है विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स. ओके, ये विजिबल्स और इनविजिबल्स भी हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द फर्स्ट वीडियो. ओके, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है. तो अब आता है करेंट अकाउंट डेफिसिट लेवल. तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है. तो करेंट अकाउंट डेफिसिट सिंपली इसका मतलब ये है कि जो हमारा करेंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा है. डेफिसिट में जा रहा है, इसका मतलब हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर नहीं पा रहे, उतने कम कर नहीं पा रहे, ठीक है. तो इम्पोर्ट्स जब ज़्यादा हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम रहेंगे, तो हमको प्रॉफिट कहाँ होगा, और जब हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम किस में चले जाएंगे, हम डेफिसिट में चले जाएंगे. मींस ट्रेड डेफिसिट हो गया, हमारा करेंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है. ओके, तो ये सिंपली इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं. और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है और बहुत बार भी वो पूछने वाला भी है.
ओके, तो ये ध्यान में रखना है हमको। एज पर रंगराजन कमिटी रिपोर्ट, द CAD ऑफ अराउंड 2% ऑफ GDP इज सस्टेनेबल फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कमिटी है, रंगराजन कमिटी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, तो उसके लिए 2% ऑफ इट्स GDP CAD होना सस्टेनेबल है। मीन्स ये इतना चलता है, ठीक है, 2% ऑफ GDP हमारे लिए ठीक है। मैनेजेबल CAD जो लिमिट है वो 2.4 to 3% ऑफ GDP है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक जो दूसरी कमेटी आती है YV रेड्डी, वो ये बोलते हैं कि हमें टारगेट करने की ज़रूरत है 0% ऑफ CAD, ठीक है। तो ये इन्होंने एक सजेशन दिया था। दैट्स नॉट कि ये चीज़ अभी होने लगी है या इसको ट्रू करने के चक्कर में हम लोग पड़ गए हैं, नहीं, ये सिर्फ एक सजेशन है जो कमिटी देती है, क्योंकि कमिटी को इसीलिए सेटअप किया जाता है ना कि आप एनालाइज करो क्या चल रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को डेफिसिट में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो YV रेड्डी है, इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो टारगेट करे 0% ऑफ CAD डेफिसिट, तब जाके, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, वी नो दैट वी आर डेवलपिंग, लेकिन कब तक, ओके, एक टाइम पे हम लोग भी डेवलप्ड हो जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास भी सच जो उनकी स्कीम्स होती है या जो भी US वगैरह टॉलरेट करते हैं या वो कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही हमको भी करना होगा। तो किसी भी दिन हम डेवलप्ड अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा, राइट। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया था, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेमिटेंसेस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द LRS, राइट। तो रेमिटेंसेस को समझना भी ज़रूरी है कि रेमिटेंसेस एक्चुअली होते क्या है। तो रेमिटेंस रिफर्स टू अ मनी दैट इज सेंट और ट्रांसफर टू अनदर पार्टी। कोई भी मनी जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी को भेज रहे हो, वो रेमिटेंस होता है। तो क्या ये वो मनी भी है जो मैंने अपने किसी फ्रेंड को भेजा, ऑनलाइन भेज दिया, ओके, तो क्या ये भी रेमिटेंस होगा? नो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया LRS में कि कोई पर्सन अगर वो इंडिया का है बट वो बिकॉज ऑफ हिज और हर जॉब वो बाहर रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे अर्न कर रहे हैं पैसे और उनकी फैमिली इंडिया में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से कुछ भेज रहे हैं, वो कुछ पैसे भेज रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, तो ये रेमिटेंसेज है, ठीक है। तो द टर्म रेमिटेंसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेमिट विच मीन्स सेंडिंग बैक। इसका मतलब होता है सेंडिंग बैक, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं और वो पैसे वापस भेज रहे हैं इंडिया में। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि GDP इंक्रीज हो रही है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रेमिटेंसेस कैसे इंपॉर्टेंट हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अगर हम लोग बात करें तो ये स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक्चुअली क्यों स्मॉल और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं? वाई? बिकॉज दे आर ट्रेडिंग बट दैट मच नॉट, ओके। तो वो उतना ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उतना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं ले पा रहे, ओके। तो फॉर स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया में आए या किसी भी स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो कैसे आ रहे हैं, राइट। तो रेमिटेंसेज इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी अगर पैसे भेज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ के टर्म्स में भेज रहा होगा, राइट, वहाँ की करेंसी में भेज रहा होगा। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अगर मान लीजिए US डॉलर्स इनपुट हो रहा है इंडिया में, तो आप क्या करोगे, इंडिया में US डॉलर आ गया, राइट, तो डॉलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, आप RBI को दे दोगे डॉलर्स और आप कह दोगे इसके बदले मुझे पैसे दे दो, मतलब मनी दे दो, रुपी दे दो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फॉरेक्स रिजर्व्स का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो रेजेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल लिविंग इन अब्रॉड, ओके, एंड हेल्प कॉम्बैट ग्लोबल पॉवर्टी। और इससे क्या होता है कि एक क्या होता है, विदाउट एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक ट्रेड बना रहता है, एंड क्या होता है कि इससे ग्लोबल पॉवर्टी को टैकल किया जा सकता है। सो दैट्स वाई रेमिटेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इस वजह से यहाँ पे अभी रिसेंट में जो भी क्रेडिट कार्ड और ये सारे ट्रांजैक्शंस थे उनको भी इंक्लूड कर लिया है RBI ने अपनी LRS स्कीम में। अब उनको भी वो कवर करेगा उस LRS में, अभी तक वो कवर नहीं कर रहे थे, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस। व्हाट इज दिस ट्विन डेफिसिट मीन्स? तो इट मीन्स दैट इकोनॉमीज दैट हैव बोथ फिजिकल एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट आर रिफर टू एज ट्विन डेफिसिट्स। लाइक करेंट अकाउंट में भी डेफिसिट जा रहा है एंड फिजिकल भी डेफिसिट है, ओके। तो इसका मतलब कि दो तरीके से, दो जगह से डेफिसिट हो रहा है, यानी कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, GDP इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, एंड वी आर फेसिंग ट्विन डेफिसिट, ओके। तो ये ट्विन डेफिसिट का हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपकी GDP इतना गुड परफॉर्म नहीं कर पा रही है,
इन ग्लोबल इकोनॉमी, एंड आपका जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में जा रहा है एंड फिजिकल डेफिसिट हो रहा है. लाइक फिजिकल डेफिसिट मीन्स इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, करंट अकाउंट में भी इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं एंड वी आर फेसिंग ट्विन डेफिसिट. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन जे कर्व. व्हाट इज दिस जे कर्व मीन्स? जे कर्व मतलब आपको जे शेप का कुछ नजर आने वाला है, तो कर्व जो जे शेप का हो. अब इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. The J curve states that under certain assumptions, a country's GDP will initially worsen after depreciation of its currency, mainly because of higher prices on imports, will be greater than reduced volume of imports. ठीक है, तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि पहले इनिशियली कंडीशंस में जब किसी भी कंट्री का करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, तो उसकी जो जीडीपी है वो वर्स हो गई, मतलब बहुत ही गंदे पोजीशन पे पहुंच गई. एंड ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब रुपी डेप्रिशिएट करेगा या कोई भी कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, तो बिकॉज ऑफ मेनली क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हायर इम्पोर्ट्स होगा, हायर प्राइसेस ऑन इम्पोर्ट्स. ठीक है, अभी तक इम्पोर्ट्स हम लोग जितना भी कर रहे हैं लेट्स से, ठीक है, और उससे अब डबल अगर हम लोग इम्पोर्ट्स करने लगे और प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? जीडीपी, नॉर्मल सी बात है, वो डाउन चला जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या होता है, वो वर्स होता है एंड देन धीरे धीरे रिकवर करता है. एंड वो रिकवर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि रेट डाउन हो गए? नो, क्योंकि हमने इंपोर्ट करना कम कर दिया है. हमने जो गुड्स का इंपोर्ट हम कर रहे थे वो अब इंपोर्ट में कमी आ गई है, अब हम लोग कम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. तो दैट्स वाई जे कर्व मीन्स पहले वर्सन होगी कंडीशन, फिर एकदम से जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, एंड देन फिर वो धीरे धीरे से इंक्रीज करेगी. मतलब हम लोग जीडीपी को बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एंड देन वी गेट द ट्रेड सरप्लस आफ्टरवर्ड्स. ओके, तो ये है जे कर्व. इसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इम्पोर्ट्स का जो भी प्राइस है वो डाउन हो गया है. नो, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम लेस हो गया है, दैट्स. सो आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा. अब ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इसमें FII एंड FDI वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया है, और उसको मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं रखा हुआ है बिकॉज उसको हम लोगों को अलग से समझने की ज़रूरत है. बिकॉज सिर्फ वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ही नहीं है, बाकी और भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के जिसमें वो आता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, बोथ ऑफ देम सेपरेटली. ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कवर कर रहे हैं, और एक्चुअली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अभी ये कंप्लीट भी हो चुका है. नॉर्मल सा जो भी हमारा पार्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पसली, वो कंप्लीट हो गया है. एंड येस, thanks for watching and don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell, and yes, do comments whatever you want to ask, and thank you, bye bye, take care.